हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द साइड ए बी। अपने को ए बी साइड की लेंथ पूछिए। ठीक है, बी सी दी है 15 और ए सी दी है 9। तो देखो, इस तरह के प्रॉब्लम हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बीसी मतलब एक कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब डालेंगे सबकी वैल्यूज। देखो, अभी तो अपने को क्या बोला है उन्होंने, ए बी निकालो। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू अपने को निकालना है, बरोबर। ए बी भुजा की वैल्यू, तो हम ए बी की फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को ए बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब डाल देते हैं इनके वैल्यूज। ठीक है, बीसी कितना है 15। देखो, बीसी की वैल्यू कितनी है 15 और एसी की कितनी है 9। तो एसी की 9 है। ठीक है, एसी की 9 है तो इसका स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर किया। तो अब 15 का स्क्वायर आता है 225 और 9 का स्क्वायर आता है 81। ठीक है, अब इनकी करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो आते ही 144। अब 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपने को ए बी स्क्वायर नहीं होना, अपने को ए बी होना। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 144 का, तो वो आ जाता है 12। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल 8 मशीन इन 3 डेज। मतलब यदि एक मैकेनिक को 8 मशीन को असेंबल करने 3 दिन लगते हैं, तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो क्या बोला है, 8 मशीन को असेंबल करने के लिए 3 दिन लगते हैं, तो 64 मशीन को असेंबल करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब देखो, हम इससे क्या निकाल सकते हैं। देखो, 8 मशीन को अगर 3 दिन लगते हैं तो एक मशीन को कितने दिन लगेंगे। 8 मशीन को अगर 3 दिन लगते हैं तो एक मशीन को 3/8 8 हमने इधर पास कर दिया। ठीक है, 3/8 दिन लगेंगे। अगर एक मशीन के लिए 3/8 दिन लगते हैं तो 64 मशीन के लिए कितना लगेगा। देखो, 64 मशीन को कितना लगेगा, 64 गुना 3/8, क्योंकि एक इतना समय है एक मशीन के लिए, तो अपने पास मशीन कितने हैं 64। तो देखो, इनका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 8 इंटू 8 होता है 64, इसको 8 से भाग चला जाएगा, तो 8 गुना 3 ये कितना आता है 24। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा अपना 24। ठीक है, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। अब 18.5% को अपने को दशमलव में बदलना है, तो क्या करते हैं। देखो, 18.5% बोले तो वो क्या होता है, परसेंट का मतलब ही होता है कि उसको 100 से गुना किया है, बरोबर। तो 100, अगर एक परसेंटेज का साइन अपने को निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दे। अगर 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो है, अब ये पॉइंट अपने को 2 घर आगे सरकाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 घर क्या कर दिया, आगे सरका दिया है, तो ये आ गया 0.185। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 0.185। विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सी है। तो अभी अधातु देखो, नॉन मेटल होता है ग्राफाइट। ठीक है, नॉन मेटल होता है ग्राफाइट, क्योंकि मर्क्यूरी भी जो है ये भी मेटल ही होता है। ठीक है, ब्रास भी मेटल है और आयरन भी मेटल ही है, तो ग्राफाइट क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। मतलब इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। सबसे ज्यादा लोहा, मतलब प्रमुख लोहा किस में होता है, तो वो उसे कहते हैं फेरस मटेरियल, बरोबर। जिसमें फेरस होता है वो होता है फेरस मटेरियल। ठीक है, लोह धातु। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। म्हणजे उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें लोहा नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। ठीक है, जिसमें लोहा होता है उनको लोह धातु बोलते हैं, और जिनमें लोहा नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, अलोह धातु या नॉन फेरस मेटल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्न में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुणधर्म है। अब यांत्रिक गुणधर्म देखो, एक गलनीय तो नहीं। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, स्ट्रक्चर भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो डक्टिलिटी जो है ये होती है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, या फिर तन्यता मैकेनिकल प्रॉपर्टी। विच इज ब्रिटल मेटल,
इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? तो देखो भंगुर धातु बोले तो जो कांच की तरह फूट जाती है वो होती है ब्रिटल। तो कास्ट आयरन यहाँ पर है जो ब्रिटल मेटल है, ठीक है। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल? धातु की कौन सी यांत्रिक गुणधर्म का एक काटने के उपकरण में लोचदार वरुपन के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? तो देखो अगर काटने के लिए किसी धातु को अगर अपने को काटना है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? तो हार्डनेस, ठीक है, उसमें कठोरता चाहिए दूसरे वस्तु को काटने के लिए, ठीक है। Which property of material enables to formation of permanent deformation without fracture? धातु की कौन सा ऐसा गुणधर्म है देखो कि उसमें परमानेंट बदलाव होने चाहिए। अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं उसके बाद में उस पर परमानेंट क्या होना चाहिए? बदलाव होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। ये प्लास्टिसिटी ऐसा गुणधर्म है, उससे क्या हो जाता है, वो किसी भी शेप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। Which property of metal has its power of returning to its original shape after the applied force is released? अगर हमने किसी धातु को अगर फोर्स लगा दिया, ठीक है, इसको अगर हमने फोर्स लगा दिया, दोनों तरफ से खींच लिया और फोर्स अगर हमने रिलीज कर दिया तो वो क्या हो जाता है, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज हो जाता है और फोर्स छोड़ने के बाद वो अपना जो मूल शेप है वो वापस ले लेता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, ये है इलास्टिसिटी। उसके बाद विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल possessed बाय इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड? इनमें से धातु की कौन सा गुणधर्म है जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, ठीक है। तो पिघल कैसे जाती है? उसका गुणधर्म वही होता है गलनीयता, ठीक है, या फिर फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी से वो क्या हो जाती है? गल जाती है। Which alloy used in electric lamp as a filament? मतलब इलेक्ट्रिक का जो लैम्प है उसकी जो फिलामेंट है वो किस धातु से बनती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो टंगस्टन से बनती है, ठीक है। जो बल्ब होता है उसमें जो कि फिलामेंट होता है, देखो ये बल्ब रहता है ऐसा, ठीक है, उसमें क्या रहती है? एक फिलामेंट रहती है इस तरह की, बराबर। और ये फिलामेंट किस चीज से बनती है? तो ये फिलामेंट बनते हैं टंगस्टन से, ठीक है। What metal contains in a brass alloy? मतलब पीतल में क्या क्या रहता है? तो पीतल देखो कॉपर और जिंक, ठीक है, तांबा और जस्ता, इनका क्या रहता है? मिक्सचर रहता है, ठीक है, कॉपर और जिंक का। उसके बाद विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड? इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती? तो कौन सा ढलवा लोहा होता है जिसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते? तो वो होता है व्हाइट कास्ट आयरन, इसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। विच मेटल कैन नॉट बी फॉर्ज? इनमें से किस धातु को फोर्जिंग नहीं किया जा सकता? तो देखो कास्ट आयरन के हम फोर्जिंग नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ढलवा लोहा की फोर्जिंग नहीं कर सकते, इसकी केवल कास्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो कास्ट आयरन की हम फोर्जिंग नहीं कर सकते। थैंक यू दोस्तों।